हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन साइंस कैंपस में आपका वापस स्वागत है। हमने कल पहली क्लास ली थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर कुछ साउंड की प्रॉब्लम रही होगी तो मैं नहीं मानता, फिर भी लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और आगे से प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ और आपको कंटेंट दे सकूँ। ठीक है गाइस, हमने कल जो क्लास ली हमारी, वो हमारे जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी हमने क्लास ली थी। एटॉमिक थ्योरी में हमने सर जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा। परमाणु सिद्धांत को हमने अच्छी तरह समझा, लेकिन परमाणु सिद्धांत हमें न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। इसके बाद में सर जे थॉमसन आए। सर जे थॉमसन ने हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने प्लम पुडिंग के माध्यम से हमें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की जगह बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वो भी इसको आगे तक समझा नहीं पाए। लेकिन इसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं जो पहली बार रिसर्च करता है वो उसको समस्या काफ़ी होती है, तो उसके बाद में सर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल के थ्रू उन्होंने किसको समझाया? नाभिक को। नाभिक को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। उन्होंने नाभिक की खोज की। उन्होंने नाभिक को बताने के लिए, नाभिक की खोज के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली जिसका थिक साइज 10⁻⁻7 मीटर था। कितना था? 10⁻⁻7। उन्होंने इस गोल्ड फॉयल पर पे अल्फा कणों की बौछार की। किन कणों की? अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने इस पर बमबारी की। यहाँ पे ये किरण यहाँ से होकर निकली, यहाँ पर इन्होंने बमबारी की। बमबारी के बाद यहाँ से किरणें पास हुई, यहाँ से पार्टिकल्स निकले। तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? तो उन्होंने इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड का जो लेप हुई एक परत थी, एक वृत्ताकार पर्दा लगाया जिंक सल्फाइड के लेप का। जिंक सल्फाइड लेप का पर्दा लगाया तो उससे क्या होता कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जब जैसे ही इस जिंक सल्फाइड के लेप पे टकराते तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? फ्लैश। क्या उत्पन्न होगा? फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है, टॉर्च लेते हैं हम, सामने दीवार में मारते हैं, वो फ्लैश कहलाता है। तो हमें पता लग रहा है कि भाई टॉर्च की रोशनी कहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड के लेप वाले जब वृत्ताकार पर्दे पर ये अल्फा पार्टिकल्स गिरे तो वहाँ पे उन्हें फ्लैश दिखाई दिया। वो जो फ्लैश था, उस फ्लैश से पता लगा कि अल्फा पार्टिकल्स आए। तो उन्होंने इसको एक फिगर बनाया। एक फिगर के थ्रू उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि ये गोल्ड फॉयल है। ठीक, यहाँ पर अल्फा किरणें आई। ओके, ये अल्फा किरणें हैं, अल्फा कण है। यहाँ पर कुछ किरणें देखो सीधी जा रही हैं, कुछ हल्का सा अपने डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन एक कण ऐसा था जो उसी डायरेक्शन में वापस लौट के आया। एक कण जो था उसका डिफ्लेक्शन हुआ तो सही, लेकिन उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन से वो आया।
जिसे रिबाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबाउंड। ओके, मीन्स कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? हीलियम। किसके बने होते हैं? हीलियम। ये जो हीलियम के पार्टिकल्स हैं इन्हीं को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। इनका जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इन अल्फा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड फॉइल का साइज़ कितना है? 10⁻⁻⁷ मीटर, इस पर जब इस पर बमबारी की गई, उस पर डाला गया इन किरणों को, तो वहाँ पे उन किरणों का क्या हुआ? प्रकीर्णन हुआ। प्रकीर्णन के थ्रू जब ये किरणें कुछ गई तो कुछ अपने पथ से विचलित हुई, कुछ सीधी गई, ठीक है, कुछ सीधी गई, लेकिन एक किरण ऐसी थी जो सीधी वापस उसी डायरेक्शन में रिबाउंड हुई। ओके, मतलब 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। तो उन्होंने इसके लिए प्रेक्षण किया। प्रेक्षण में पहली चीज़ क्या निकल के आई? प्रेक्षण में पहली चीज़ ये निकल के आई कि मोस्ट पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे, मतलब मोस्ट पार्टिकल जो थे वो सीधे गोल्ड फॉइल को सीधा क्रॉस करके कहाँ निकल गए? सीधे निकल गए। सेकंड, सम पार्टिकल reflect by their way small angle, मीन्स जो कुछ पार्टिकल्स थे, छोटे कुछ कम पार्टिकल्स थे जो कि कुछ थोड़े से एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए, ये हुए, ये क्या है? एंगल। कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए। कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब 20,000 पार्टिकल्स थे, इनमें से 1 पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्री रिबाउंड, 20,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर वापस रिबाउंड हुआ, मीन्स उसी डायरेक्शन में वापस लौटा। तो ये तो क्या थी उसकी? ऑब्जर्वेशन। ये क्या था? ऑब्जर्वेशन। ओके, ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। ओके गाइस, अब उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। तो ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष। क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब रिजल्ट, ठीक है ना भाई? हम उन्हें उससे क्या सीखा? ठीक, तो पहली थिंग हमने क्या सीखी? फर्स्ट थिंग है कि जो मोस्ट पार्टिकल्स स्ट्रेट गए, इसका मतलब वहाँ पे जो स्ट्रेट पार्टिकल गए उनके बीच में कोई भी रास्ता रोकने वाला कुछ भी नहीं था, मीन्स खाली मैदान था। तो मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या हुआ निष्कर्ष? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकतर कण सीधे निकल गए। क्या हुआ? अधिकांश कण कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। सेकंड है कुछ पार्टिकल्स जो रिफ्लेक्ट हुए उनके वे से, लेकिन हल्के एंगल से, मीन्स कि जो वो रिफ्लेक्ट हुए वहाँ पे कुछ न कुछ और भी था, जिसकी वजह से वो सीधे नहीं निकल पाए और वापस रिफ्लेक्ट हो गए। मीन्स रिफ्लेक्ट हुए कुछ कण
विचलित हुए और छोटे कोण के रूप में निकल गए। इसका मतलब कि परमाणु में धनावेशित भाग जरूर उपस्थित है, जिसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लगाया गया। समझ में आया भाई? परमाणु का अधिकांश भाग जो खोखला होता है, इसलिए अधिकतर कण सीधे निकल गए क्योंकि वहां पे कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, उसका भाग जो होता है पूरा एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी होता है। सेकंड, उसमें से कुछ जो कण थे वो एक स्मॉल एंगल पे अपने डायवर्शन से बदल गए, अपने डायरेक्शन से बदल गए, एक अलग डायरेक्शन में चले गए स्मॉल एंगल पे। इसका मतलब कि वहाँ कोई ना कोई तो ऐसा उपस्थित पार्ट है जो कि वहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब वहाँ पे एक धनावेशित भाग, और धनावेशित भाग है हीलियम के जो कण हैं, हीलियम के जो कण हैं वो भी क्या होते हैं? धनावेशित। कैसे होते हैं? धनावेशित। तो धनावेश धनावेश आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसकी वजह से दोनों का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो थर्ड वाला पार्ट जो निकल के आया, वो पार्ट ये निकला कि 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर रिबाउंड हुआ। मीन्स जो धनावेशित भाग है वो केंद्र में उपस्थित है। तीसरा पार्ट जो आया, 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ। मीन्स धनावेशित भाग कहाँ पर है? केंद्र में उपस्थित। अब जब सेंटर में है तो इसी को नाम क्या दिया गया? नाभिक। क्या नाम दिया गया? नाभिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको थोड़ा सा बीच में मिक्सअप हो गया है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें समझा दी हैं। ये तो है ऑब्जर्वेशन। जिंक सल्फाइड का लेप किया, गोल्ड फॉइल पे किया, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे करने के बाद में जब अल्फा पार्टिकल्स को इस पर डाला तो यहाँ पे फ्लैश उत्पन्न करने के लिए जिंक सल्फाइड का लेप करा हुआ वृत्ताकार पर्दा लगाया, जिसमें कुछ अल्फा कण जो टकरा के वो सीधे निकल गए, स्ट्रेट अवे निकल गए, कुछ वहाँ पे अपने डायरेक्शन से विचलित हो गए या अपने पथ से विचलित हो गए, और वो वहाँ पे डायरेक्शन पे दो छोटे से एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड था 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर रिबाउंड हुआ, जो कि 180 डिग्री पर निकला, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है क्योंकि अधिकतर कण सीधे निकल गए, क्योंकि वहाँ पे उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था, तो कुछ कण वो सीधे निकल गए। इसका मतलब वो जिस रास्ते से निकले वहाँ पर पूरा खाली मैदान पड़ा था। इसका मतलब पूरा भाग खोखला नहीं होता, लेकिन जहाँ से वो सीधे निकले वो भाग क्या है? खोखला है, और वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं। कुछ कण विचलित हुए और छोटे कण के रूप में निकल गए। इसका मतलब परमाणु में धनावेशित भाग जरूर है, जिसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। उनमें से कुछ कण अपने पथ से विचलित हुए, लेकिन स्मॉल एंगल पर, क्योंकि अगर वो अपने स्मॉल एंगल से विचलित हुए हैं तो वहाँ पे किसी न किसी चीज़ ने उसका डायरेक्शन बदला है। वो डायरेक्शन बदलने वाला कौन? धनावेशित भाग। धनावेशित भाग है तो उसने उसको क्या किया? प्रतिकर्षण बल लगाया। प्रतिकर्षण बल की वजह से उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वो दोनों डायरेक्शन में जाके निकल गए। तो ये एंगल आपको लग रहा है, पता लग रहा होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार ये फिगर से बता देता हूँ। ये गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे डायरेक्शन, लेकिन एक ये दिख रहा होगा आपको, ये 180 डिग्री पर रिबाउंड हुआ, ठीक है। जब ये 180 डिग्री रिबाउंड हुआ तो इसका मतलब कि धनावेशित भाग पूरा का पूरा कहाँ उपस्थित है? केंद्र में उपस्थित। कहाँ उपस्थित है? केंद्र में उपस्थित है। और हम ये कह सकते हैं
कि समस्त धनावेश अतः समस्त धनावेश व द्रव्यमान केंद्र में उपस्थित होता है। और इसी को क्या नाम दिया? नाभिक। इसी को क्या नाम दिया गया? नाभिक। गाइस, समझ में आ रहा होगा आपको? जहाँ तक है मैंने पूरा लिखा है आपके लिए, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, चलती क्लास में आराम आराम से धीरे लिखना, उससे क्या होता है कि आपका भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आपको जो पढ़ना होता है उस पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मैंने आपको फिर भी लिखा है, पढ़ाने के साथ साथ समझाने के साथ साथ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको लिखा है यों का यों। आप उसको भी देख के वीडियो पॉज करके बाद में आप बीच में देख सकते हैं। ओके गाइस, तो पहली चीज़ तो हो गई ऑब्जर्वेशन, दूसरी चीज़ है निष्कर्ष। तो इन दोनों के आधार पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। क्या दिया? मॉडल। अब उस मॉडल को हमें समझना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष, और उसके बाद में जब उन्होंने फाइनल चीज़ उसको दी, फाइनल टच दिया, वो फाइनल टच हमें समझना है। ओके, अब फाइनल टच आया, तो फाइनल टच में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष के बाद में उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने जो पहली चीज़ थी उन्होंने बताया, फर्स्ट थिंग, कि जो परमाणु का अधिकांश भाग जो खोखला है, ठीक है, उसी के अंदर धनावेशित भाग उपस्थित होता है। और समस्त धनावेश व द्रव्यमान केंद्र में स्थित है। इसे नाभिक कहा गया। क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। इसमें जो नाभिक है, नाभिक का व्यास या आकार पूरे परमाणु के आकार से कम होता है। ठीक है, तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा मैंने लिखा है। निष्कर्ष जो निकाला उसी के आधार पर उन्होंने मॉडल बना दिया कि समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है। इसे नाभिक भी कहा जाता है। नाभिक का व्यास या आकार पूरे परमाणु के आकार से कम होता है। सेकंड थिंग ये कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार भाग होता है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
जिसे कक्षा, कोश या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार भाग होता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसे कक्षा, कोश या ऑर्बिट कहते हैं। उन्होंने मेनली इन दोनों को अपना परमाणु मॉडल बनाने के लिए चुना। ठीक है। इन्होंने एक बात और बोली कि जब इलेक्ट्रॉन, ये इसका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ओके, ये डायरेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार पार्ट में। ये गोलाकार पार्ट है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसके पास वाला ये है, फिर इससे दूर ये, फिर इससे दूर ये, आया ना? तो जैसे जैसे, मतलब ये वही सिस्टम हो गया जैसे सौरमंडल है अपना, सोलर सिस्टम, उसमें अपना अर्थ जो मूव करती है सन के चारों तरफ, या सारे जितने भी ग्रह हैं वो सारे चक्कर लगाते हैं, वो एक ऑर्बिट की तरह चक्कर लगाते हैं। किसकी तरह चक्कर लगाते हैं? ऑर्बिट की तरह। तो इस प्रकार जो चक्कर लगाते हैं वहाँ पे वो, पृथ्वी जो है अपनी ही कक्ष में रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसका ये जो है, इसे बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन इस निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपरी ऊर्जा स्तर में जाता है, ऊपरी ऊर्जा स्तर में, तो वो अपने ऊर्जा का क्या करता है? नाश करता है। ये किसने बोला? ब्रदर, किसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता हुआ अपने निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाके गति करता है तो वहाँ पर उसकी ऊर्जा का नाश होता है। लेकिन आप बताइए, अगर ऊर्जा का नाश होता तो क्या ऊर्जा का संरक्षण नियम आता? नहीं आता। ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसे सिर्फ कंजर्वेटिव रखा जाता है। मीन्स उसका कंजर्वेशन किया जाता है, या फिर उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है, वही तो कहलाता है ऊर्जा संरक्षण। लेकिन यहाँ पर यह नियम किसने फेल कर दिया? रदरफोर्ड ने यह नियम गलत दे दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का नाश होता है। अगर ऊर्जा का नाश होगा तो क्या होगा? जब ऊर्जा का नाश होगा तो ये उच्च ऊर्जा स्तर से वापस नीचे आएगा। कमी होगी तो धीरे धीरे किसके पास आ जाएगा? नाभिक के पास। किसके पास आ जाएगा? नाभिक के पास। और फिर नाभिक से भी किस में चला जाएगा? नाभिक के अंदर। तो नाभिक नष्ट होगा या नहीं होगा? नष्ट होगा। इसलिए वहाँ पर इसका खंडन किया गया, और उन लोगों ने बताया, जिन्होंने खंडन किया इसका, कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर गति करते हैं। उनके अनुसार ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, या इसका संरक्षण किया जा सकता है। ओके, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमारे शरीर में ऊर्जा स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद में हमसे कोई भी वर्क कराया जाता है, हम तुरंत उसको कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्योंकि अब मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल से आया, आने के बाद में उसे खाना खाने बैठा ही था कि पापा ने बोला बेटा ये काम करना है, तो वहाँ पर वो तुरंत खाना छोड़ के तुरंत पापा के आज्ञा के अनुसार चला जाता है। लेकिन थका हुआ है, लेकिन क्या उसकी ऊर्जा ख़त्म हुई? नहीं हुई। उसने उसी ऊर्जा से काम किया। हाँ, ऊर्जा में कमी आ सकती है, लेकिन उसको ऊर्जा को वापस रिकरेंस किया जा सकता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नियम यहाँ पे रदरफोर्ड ने दिया, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय अपनी ऊर्जा का नाश करता है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऊर्जा का नाश नहीं करता, ऊर्जा वहाँ पर निरंतर बनी रहती है। कमी और ज़्यादा होती है, लेकिन रिकवरी हो जाती है। ओके गाइस, ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो फाइनल मॉडल उन्होंने बना के दिया। और उन्होंने बताया कि नाभिक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में ऊर्जा के स्तर में जाते हैं, निम्न से उच्च में, तो ऊर्जा का नाश होता है। और इसको मैक्सवेल ने दूर किया,
और मैक्सवेल ने बताया कि ऊर्जा का अगर नाश होगा तो ये एक दिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नाभिक विल डेस्ट्रॉय, न्यूक्लियस विल डेस्ट्रॉय। ओके गाइस, ठीक। अभी अपने पास टाइम है तो आगे रदरफोर्ड के मॉडल को समझाने के लिए, रदरफोर्ड के मॉडल कमी को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट है, यह आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। उन साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर। नील्स बोर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझा और इन्हीं के बाद में हमने संयोजकता निकालना सीखा है। क्या निकालना सीखा है? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, हालांकि पढ़ा तो होगा, सिलेबस में तो है 9th क्लास में, टीचर्स ने ही पढ़ाया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो हो सकता है दिमाग से भी स्लिप हो गया हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा। नील्स बोर ने इस तरह 4 ऑर्बिट बनाए। क्या बनाए? 4 ऑर्बिट। इन 4 ऑर्बिट में सबसे पहले वाले को K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N नाम दिया। आप इसकी जगह PQRS भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह 1, 2, 3 और 4 भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने बताया या किसी ने बताया वैसा आपने लिख लिया, आपको समझ में बैठे वैसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 4 ऑर्बिट बनाए। इन 4 ऑर्बिट को उन्होंने जो नाम दिया उन्हें कहा कक्षक या कोश या ऑर्बिट। ओके, इन्होंने नाम दिया, इन्होंने KLMN दिया। इन्होंने इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की सुविधा को बताया, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं। बल्कि इन्होंने रदरफोर्ड के नियम का खंडन किया कि इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है। जब वो दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय ऊर्जा अत्यधिक अवशोषित करता है, नाश नहीं करता। उन्होंने बताया कि जो K है, L है, M है और ये N है। ओके, इन्होंने इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2n² सूत्र का प्रयोग किया। किसका किया? 2n²। 2n² में जो n है वो है कोश की संख्या या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने 2n² के थ्रू जो n है वो है ऑर्बिट, तो इसका जो n होगा वो कितना होगा? 1। इसका n क्या होगा? 2। इसका n क्या होगा? 3। और इसका n क्या होगा? 4। ओके गाइस, तो इन वैल्यूज़ को किस में रखना है? 2n²। किस में रखना है? 2n² में। तो एग्जाम्पल के लिए K के लिए 2 मल्टीप्लाई n कितना? 1²। ठीक है, तो 1² में 2 × 2 है ना? सही कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है। कई लोगों ने, मैंने जब पढ़ाया कई बच्चों को, पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर पूछा तो 2 कर दो सर, 2 एकम 2।
बल्कि स्क्वायर है। स्क्वायर है तो क्या होगा 1 × 1 है ना, तो क्या आएगा 2। ओके, एल के लिए 2 × 2 स्क्वायर, तो देखो 2 × 4 कितना आया 8। एम के लिए 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 9 कितना आया 18। और एन के लिए 2 × 4 स्क्वायर, 2 × कितना आया 32। ये जो आए हैं ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं कि इस ऑर्बिट में इतने ही भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। किस फॉर्मूले की वजह से 2n²। तो क्वेश्चंस आता है इलेक्ट्रॉन का अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरने के लिए दिया गया सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है 2n²। ओके, तो यहाँ पे 2n² के थ्रू उन्होंने के लिए बताया 2 × 1 का होल स्क्वायर, 2 आए, एल में कितने आए 8 आए, एम में कितने आए 18 आए, एन में कितने आए 32। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाए वो चीज़ हमें समझनी है। इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम क्या है, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के थ्रू अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये एक फ़ॉर्मूला बहुत ही अलग तरीके से बनाया हुआ फार्मूला है। अगर आप, ये नॉर्मल थिंग नहीं है, ये कोई रटंत विद्या नहीं है कि आप 2 8 18 32 कर दो। ये एक तरीका भी है कि 2 8 18 32 आए कैसे, कहाँ से आए, कैसे आए, तो वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो नील्स बोर का जो नियम है उसको समझना है, तो उसके लिए हमें 2 8 18 और 32 इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या के लिए नील्स बोर ने दिया, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षा में चक्कर लगाता है, इनका मानना था। इन्होंने यही बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाएगा और दूसरे कक्षा में नहीं जाएगा। तो नील्स बोर ने इसके लिए KLMN दिए। इन्होंने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या का सूत्र दिया, 2n² दिया। 2n² के आधार पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया। ये है कौन, नील्स बोर। ओके गाइस, तो नील्स बोर ने सबसे पहली चीज़ हमें कक्षक बताया, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का अधिकतम सूत्र दिया, ठीक है। इस प्रकार हमें नील्स बोर ने हमें इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कैसे बताया जाता है, कैसे भरे जाते हैं, वो हमें उन्होंने बताया। इससे आगे की जो क्लास है वो आपकी कल लगेगी। कल मैं आपकी क्लास लगाऊंगा और इससे आगे चलेंगे, उसमें हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पे चलेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स में प्लीज़ बताएं, अगर कोई सुझाव है तो अपना सुझाव दें, इसमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए जो कंटेंट बना रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट, हमारी जो अप्रोच है वो कहाँ तक पहुँच रही है। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि आप अच्छी तरह जुड़ें। तो कुछ जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है या कैसे भी मैथ की क्लास ज़रूर लगवाई जाएगी, ठीक है। और कभी भी किसी भी जैसे कोई प्रॉब्लम हो साइंस में भी, इस चैप्टर के अलावा भी, ठीक है, तो उस चैप्टर के अलावा तो हम उसको एक्स्ट्रा में ही बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिलेटेड हमारा चल रहा है, अगर इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत रही हो, रदरफोर्ड के मॉडल में कोई दिक्कत रही हो, या थॉमसन के में रही हो, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में रही हो, तो कल हमारी जो क्लास लगेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन भरना तो बता दिया, लेकिन निकाल भरा कैसे, ठीक है। कई बच्चे नहीं जानते, आज भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको समझाया ही नहीं किसी ने कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम है वो भरा कैसे जाता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास हम यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, और कैसा लगा ये बता दीजिएगा। एम्बिशन साइंस कैंपस आपका हार्दिक स्वागत करता है। जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों साथियों को बताएं। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर वो थोड़ा गौर से समझेंगे तो हम वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। RBSC हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट है।
कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर, वी विल मीट सून, ओके बाय।